नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ पैथ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल क्यों है मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आज की वीडियो का जो कंटेंट है ना, वो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो का कंटेंट मेरी पहली वीडियो है, वो वीडियो जो मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो थी और वो वायरल भी हुई थी। ये वीडियो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इस वीडियो से सीख सकते हैं। और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर परेशान कर रहा है, आप 12th क्लास में हैं, आप बीकॉम में हैं, ग्रेजुएशन में कहीं पर भी हैं और आप लोगों के एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है तो आप लोगों को नहीं समझ में आता कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे काम करते हैं, तो आज इस वीडियो में आप लोगों को काफी क्लैरिटी के साथ, एकदम प्रॉपर रीजन के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना आसान है और उसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, वो आप कैसे कर सकते हैं और कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे पता चलेगी कि ऑपरेटिंग में कौन सी चीजें ऐड होंगी, कौन सी चीजें लेस होंगी। ये सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाला हूं मैं, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये वीडियो। हेलो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको सिर्फ एक चैप्टर के बारे में समझाने का है। वो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि काफ़ी बच्चों के एग्जाम में आता है और बच्चे इस एग्जाम में इस चैप्टर को मार्क्स गेटिंग चैप्टर माना जाता है। मतलब आप इस चैप्टर से कई सारे मार्क्स ले सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है दोस्तों? देखिए, आपको इसके लिए बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। तो आप देख रहे हैं मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मूवमेंट ऑफ कैश, यानी कि आप इसके अंदर मूवमेंट ऑफ कैश है। ये सभी जानते हैं कि इसके अंदर मूवमेंट ऑफ कैश होता है और ये भी जानते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो ओनली कैश का होता है और किसी भी चीज का नहीं होता। मेनली आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये 3 एक्टिविटीज समझनी होती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 एक्टिविटीज अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो आपका आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। और ये 3 एक्टिविटीज क्या हैं आप देखिए। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसे आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कहते हैं, इससे रिलेट करती हैं। जबकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी या तो बैंक एंट्रीज से रिलेट करती हैं, जो भी बैंक एंट्रीज या कैश एंट्रीज होती हैं उनसे रिलेट करती हैं। अगर बात करें आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी ओनली रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स होती हैं और नॉन करंट एसेट्स होती हैं। जबकि आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड से रिलेट होती हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आप कैसे इतनी ईजी होती है। लोग कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन सबसे ज्यादा आसान ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। आपको मैं ये बता सकता हूं कि हाउ, कैसे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा आसान है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये एक्टिविटी इतनी आसान क्यों है। उसके लिए आपको ये समझना होगा कि वो जो आइटम्स आप प्लस माइनस करते हैं वो कैसे आते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पीएनएल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करता है। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि 50,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है और कुछ एक्सपेंसेस हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट निकलकर ये आता है। हम जब भी पीएनएल बनाते हैं तो उसके साथ हमें बैलेंस शीट बनानी होती है और बैलेंस शीट के अंदर हम इस एक्टिविटीज को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन कई लोग जानते हैं कि पीएनएल से बाद एक अकाउंट और बनाया जाता है जिसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम दिया जाता है। और ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या काम करता है, ये नेट प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर किया जाता है और उस नेट प्रॉफिट के अलावा, यानी कि जो बिजनेस के एक्सपेंसेस है, यानी आप कह सकते हैं जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं वो इस एक्टिविटी के अंदर आते हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस। लेकिन अगर मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन की बात करूं तो बिजनेस के एक्सपेंसेस के अलावा जो आउटसाइडर और इनसाइडर को पे करना होता है, आउटसाइडर और इनसाइडर को पे करना होता है, नॉट अ बिजनेस, तो वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आते हैं। इसके अंदर अगर आपका 15,000 का प्रॉफिट है तो आपने देखा होगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होगा, गुडविल है, डिविडेंड है, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आया। ये बैलेंस शीट में जाता है दोस्तों। और इससे बैलेंस शीट में जाने पर आप इसी के अंदर अब आपको करना क्या होता है, इस 9,000 के अंदर आपको ये ढूंढना है कि इस 9,000 के अंदर कितना आपका रियल में कैश का इनफ्लो हुआ है या कैश का आउटफ्लो हुआ है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि इन 9,000 के अंदर कैश और नॉन कैश एक्टिविटीज दोनों ही इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्टिविटीज होती है, बैड डेप एक नॉन कैश एक्टिविटी है, रेंट एक कैश एक्टिविटी है, वेजेस एंड सैलरी एक कैश एक्टिविटी है। तो ये सारी एक्टिविटीज कैश हैं। तो ये एक्टिविटीज कैश हैं और कुछ नॉन कैश है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो पीएनएल के अंदर नॉन कैश और कैश एक्टिविटीज दोनों होती है, नॉन कैश और कैश एक्टिविटीज दोनों होती है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि इस 9,000 के अंदर कैश और नॉन कैश दोनों एडजस्ट होगा तो बिल्कुल सही है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और अगर मैं आपसे कहूं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर नॉन कैश एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे कि आप रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, आप गुडविल राइट ऑफ करते हैं, आप डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड पेबल करते हैं, तो ये सारी भी नॉन कैश एक्टिविटीज होती हैं, या आप ये कह सकते हैं ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको सिखाता हूं कि पीएनएल के इस आइटम्स को कैसे एडजस्ट किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस 9,000 रुपए में आपका डेप्रिसिएशन लेस हो रखा है क्योंकि एक्सपेंस है, तो अगर आप इस 50,000 में देखें तो इस
50,000 के अंदर ये एक्सपेंस लेस हो चुका होगा। इसका मतलब जब ये 9,000 निकल के आया है तो इसके अंदर भी ये एक्सपेंस लेस होके ही आया होगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर ये डेप्रिसिएशन लेस है तो क्या ये सही लेस है? नहीं, ये सही लेस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्टिविटी है और आपने इसमें से डिडक्ट कर रखी है, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। बिकॉज आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते समय आपको उस एक्टिविटी को डिडक्ट नहीं करना जो नॉन कैश है। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्टिविटी है जो कि आपने डिडक्ट कर रखी है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सिंपल सा एक काम करना चाहिए कि डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक कर देना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ बैड डेप। बैड डेप भी एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि आपने नॉन कैश एक्टिविटीज़ के पार्ट में आती है। तो आपने नॉन कैश एक्टिविटीज़ को क्या कर रखा होगा? आपने लेस कर रखा होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? उसे भी ऐड कर देना चाहिए। तो आप देखते जा रहे हैं दोस्तों, जो नॉन कैश एक्टिविटीज़ है जो कैश में नहीं हो रही, उन एक्टिविटीज़ को आप क्या कर रहे हैं? ऐड लेस कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इसके अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि 15,000 रुपये में से 2,000 रुपये आपने क्या किए? ट्रांसफर कर दिए जर्नलिज्म में। पर एक बात बताइए दोस्तों कि अगर ये 2,000 आप जर्नलिज्म में डाल रहे हैं तो आपका पैसा, क्या आपका कैश कम हो रहा है? नहीं, आपका कैश तो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है? एक रिजर्व बढ़ा दिया। अगर आपने रिजर्व बढ़ा दिया है तो कैश तो कम नहीं हुआ ना, कैश तो डिक्रीज नहीं हुआ। आपने रिजर्व को क्या किया है? 2,000 लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि रिजर्व में 2,000 का बैलेंस और डाल दिया है, जो कि सही है या गलत? नहीं, ये सही नहीं है। आपको क्या करना चाहिए था? नहीं डालना चाहिए था। बिकॉज आपने प्रॉफिट को गिराने के लिए एक रीजन ढूंढ लिया कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज द रीजन ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज। पर क्या आपकी जेब से पैसा गया? नहीं, आपकी जेब से पैसा नहीं गया। और हम क्या पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपकी जेब से कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो होना चाहिए। आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं, आपकी जेब से सिर्फ पैसा साइड में रखा है। आप कह सकते हैं कि ये पैसा आपका उठाकर एक साइड रखा हुआ है रिजर्व के तौर पर, ठीक है। लेकिन आपकी जेब से पैसा किसी को देना नहीं पड़ा, किसी ने को पेमेंट नहीं किया आपने। तो आपने ये चीज कैसे लेस कर दी इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमारे पास ये चीजें हम लेस नहीं कर सकते तो गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ की बात करते हैं। आप गुडविल राइट ऑफ की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि गुडविल राइट ऑफ के अंदर आप देख सकते हैं कि गुडविल को राइट ऑफ करना आपकी जेब से पैसा नहीं जाता। मतलब आपने क्या किया? पहले आपकी गुडविल 3 लाख थी और फिर आपकी गुडविल 3 लाख से गिरकर 1 लाख हो गई। क्या इस केस में आपकी जेब से पैसा गया? नहीं। कैश का आउटफ्लो हुआ? नहीं। तो आपने अपने प्रॉफिट को कैसे गिरा दिया? कैश का आउटफ्लो हुआ ही नहीं तो आप अपने प्रॉफिट को कैसे गिरा सकते हैं? आप इसे वापस बढ़ाइए। तो वही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं दोस्तों कि आप जो गलतियां कर रहे हैं उसको सुधारना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम है। उन गलतियों को सुधार रहे हैं आप। और उन गलतियों को क्यों सुधार रहे हैं? बिकॉज आप कैश एक्टिविटीज को ही इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर, नॉन कैश एक्टिविटीज को देखते भी नहीं है। डिविडेंड, किसी को पेड करना, आप जानते हैं अगर किसी को डिविडेंड पे किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी को डिविडेंड देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं, दिस इज नॉट अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस इज द फाइनेंशियल एक्टिविटी। और अगर आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी तो क्या ये सही है? नहीं। तो आपने क्या किया है? आपने इसे लेस कर दिया होगा, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो आप क्या करिए? वापस से अपने डिविडेंड को ऐड कर दीजिए। इसका मतलब आपको जो गलतियां आप कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन की नाम की, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के नाम की, गुडविल राइट ऑफ के नाम की, डिविडेंड की नाम की, कई सारी गलतियां जो आपने की हुई हैं वो आप सही कर रहे हैं। मान लीजिए आपको एक पॉइंट बताता हूं लेस करने वाला। आपने मान लीजिए डिविडेंड रिसीव किया हुआ, डिविडेंड रिसीव किया, तो ये क्या है? ये आपकी इनकम है। मान लीजिए डिविडेंड रिसीव आपने 4,000 रुपए किया। अब 4,000 रुपए डिविडेंड रिसीव करना आप क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने क्रेडिट साइड में 4,000 रुपए लिख दिया तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा 4,000 से। अगर आपका प्रॉफिट 4,000 से बढ़ जाएगा, बट क्या ये बढ़ना ठीक है? नहीं, क्योंकि ये कैश तो है, कैश में भी मिला है, इसमें कोई इशू नहीं है कैश नहीं मिला है, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिर्फ कैश एक्टिविटीज होती हैं और वो पीएनएल से डील करती हैं, बट ये एक्टिविटी पीएनएल से डील कर रही है, लेकिन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। दिस इज द फाइनेंशियल पार्ट। और फाइनेंशियल पार्ट मैंने आपको कहा था क्या होता है फाइनेंशियल पार्ट, मैंने आपको बताया था कि नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड्स को कुछ भी मिलता है, ये ही फाइनेंशियल पार्ट होता है। तो ये भी तो एक फाइनेंशियल पार्ट है ना दोस्तों। तो इस एक्टिविटी को इसमें लेना कहाँ की नाइंसाफी? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई, ये तो बहुत जायज बात है ही नहीं दोस्तों। तो आप समझ गए दोस्तों कि इस 4,000 को आपने खामखा में क्या कर दिया होगा? ऐड कर दिया होगा। आपको क्या करना चाहिए? लेस कर देना चाहिए। मतलब अपनी एक्टिविटी को सही, अपनी गलती को सुधारने के लिए आपको इसे लेस कर देना चाहिए। तो अगर आप ये प्रॉफिट उठाते हैं तो इस प्रॉफिट के अंदर ये सारी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड ये सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगली क्लास में दोस्तों मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगा और फॉर्मेट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस एक्टिविटी को कैसे वर्क करते हैं और किस एक्टिविटी का काम कैसे करते हैं। आज मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझाई, अगली क्लास में मैं आपको फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग दोनों एक्टिविटी समझाऊंगा। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और मुझे बताइए, अपने व्यूज और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।